और आज न्यूज इन फोकस कौन सी रहेंगी आज के हमारे शो में, जरा एक नजर इस पे भी। सबसे पहले चलेंगे उत्तरकाशी। सेना का ऑपरेशन मूषक वहां पर शुरू हो चुका है। क्या है ये ऑपरेशन मूषक और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना और चलेगा? जो वर्टिकल ड्रिलिंग थी उसके क्या हाल हैं? और अब जो वहां पर एक पर्टिकुलरली फोकस्ड होके जो ड्रिलिंग की जा रही है उसके क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं और कब तक आएंगे, इस पर की बात। इसके बाद चलेंगे चीन में रहस्यमयी वायरस से आउट ऑफ कंट्रोल क्या बीमारी हो चुकी है। ये निमोनिया है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोविड के बाद पहली बार ये ठंड का सर्ज है, तो लिहाजा इसलिए ये सब देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में बात चिंताजनक नहीं है, और अगर है तो फिर भारत में क्या है तैयारी, इसका करेंगे पूरा एनालिसिस। कोर्ट से मदद कैसी झिझक? सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि आम आदमी कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाने में हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। लेकिन उनको ये कहने की नौबत क्यों आई? क्या वाकई में देश का आम आदमी न्याय के लिए अदालत का रुख करने से डरता है? और अगर डरता है तो फिर वजह क्या है और ये माहौल बेहतर कैसे हो, इस पर करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस आज की कवर स्टोरी में। और इसके अलावा दिल और दिमाग बचाकर जनाब, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ रहा है। 2022 की स्टडी बता रही है मुंबई में ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के केसेस बढ़े हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और आज दिन भर की बड़ी खबरों का कर लेते हैं रुख। मिशन तेलंगाना पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना को बर्बाद करने में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस दोनों पापी हैं। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार में जो घोटाले हुए, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर उनकी जांच कराई जाएगी। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना के तहत राज्य सरकार को 28 नवंबर से पहले किसानों को राशि बांटने के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली है। चुनाव आयोग ने यह कदम बीआरएस नेता की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर उठाया है। आपको बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते थे कि आयोग इस अनुमति को वापस ले। ऐसे में दोनों के लिए ये अच्छी खबर है। इस मामले में कांग्रेस ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बीआरएस को रायथू बंधु के तहत वितरित की जा रही राशि का उल्लेख चुनावी रैलियों में करने से रोका जाए। दिल्ली सरकार पर एक बार फिर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार केजरीवाल की गारंटी है। जल बोर्ड में घोटाला किया जा रहा है, ठेके का पैसा बढ़ेगा तो लूट तो मचेगी। वहीं तेलंगाना में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जोरदार वार किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन ने आज बीजू जनता दल पार्टी ज्वाइन कर ली है। साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे पांडियन ने इसी साल 23 अक्टूबर को आईएएस पद से वीआरएस ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे के अंदर सीएम पटनायक ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 5T इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया। वीके पांडियन 2011 में मुख्यमंत्री कार्यालय में शामिल हुए और तब से ही वो पटनायक के निजी सचिव रहे। पिछले 12 सालों में पांडियन ने पटनायक सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू हो रहे इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इस सत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकार की कोशिश रहेगी इस बार प्रमुख विधेयकों को पारित कराया जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। पैनल द्वारा निष्कासन की सिफारिश लागू होने के पहले सदन को रिपोर्ट अपनानी होगी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किए गए दावे से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेंगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। आपको बताएं कि पहले फडणवीस ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार धड़ा जो है
उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। वहीं एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा था कि वो आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बिहार में 75% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सरकार के फैसले को सिविल सोसाइटी ने कोर्ट में चुनौती दी है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। हाल ही में बिहार सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को 75% आरक्षण देने का फैसला किया था। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया और ईडब्ल्यूएस में जोड़ दिया जाए 10% तो 75% इसे कर दिया था टोटल। और इसके लिए नीतीश सरकार नोटिफिकेशन जारी भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों को इस आरक्षण को लागू करने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर यानी कि एक्स में साझा की गई हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से कामना की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार रात बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने रात में एनकाउंटर कर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के 2 शूटर्स राजप्रीत सिंह उर्फ राजा और वीरेंद्र सिंह उर्फ विम्मी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो डल्ला गैंग के इन दोनों शूटर्स को पंजाबी सिंगर एली मंगत की हत्या के लिए भेजा गया था। हालांकि इससे पहले ही ये दोनों शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एटीएस का कहना है कि आरोपी लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर लोन वुल्फ अटैक किया था। लारेब हाशमी बीटेक का छात्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग आतंकी संगठन प्रशिक्षण के दौरान आतंकियों को देते हैं। इसमें हमलावर भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट जैसी जगहों पर अकेले ही घुस जाता है और हमला करता है। क्या लारेब को लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी या वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड है? इन दोनों ही एंगल्स पर एटीएस की जांच चल रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पिछले कई दिनों से बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इसी के साथ ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सोमवार को हवा बंद रहने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की स्थिति में जा पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने दिल्ली और उसके उपनगरों में धुंध की मोटी परत छाई रहने की वजह से सुबह 8 बजे विजिबिलिटी घटकर 600 मीटर दर्ज की गई। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 800 मीटर थी। आईएमडी का कहना है कि हवा की गति में मामूली वृद्धि और हल्की बारिश के बाद दिन के दौरान मामूली राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि शहर में इस तरह की प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती हैं। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी चल रही है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई। राजस्थान में दिन का पारा 8 और दिल्ली में दिन का पारा 10 डिग्री लुढ़क गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। यहाँ बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की भी खबर है। इसमें 4 दाहोद, 3 भरूच, 2 तापी, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाद, खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और द्वारका में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है और यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। काशी में दीपावली के बाद अब देव दीपावली की धूम है। देव दीपावली को मनाने के लिए संपूर्ण काशी तैयार दिख रही है। देव दीपावली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। 70 से ज्यादा देशों के राजदूत और राजनयिक भी वाराणसी में मौजूद हैं और ये सभी खास लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक शहर वाराणसी में काशी की गंगा आरती और देव दीपावली देखने पहुंचे हैं। आपको बताएं कि 12 लाख दीपों में से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बनाए गए हैं। साफ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट को सजा दिया गया है। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटक वाराणसी पहुंचने का अनुमान है। इस बाबत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने
त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इसीलिए सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी, हरिद्वार और पटना में गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर दान पुण्य किया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अदालतों को लेकर आम लोगों में एक भ्रांति हमेशा से बनी रहती है कि कानूनी पचड़े में पड़ने पर सालों बर्बाद हो जाते हैं, वक्त बर्बाद होता है। यही नहीं, लोग इसे आखिरी विकल्प के तौर पर भी देखते हैं। लोग अपने अधिकारों पर चोट होने के बावजूद सब कुछ सहते हुए अदालतों का रुख नहीं करते। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसीलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए। एक और बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि अदालतों को ना ही आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से, खास मेहमानों के साथ, और जानेंगे कि आम जनता क्या वाकई में अदालतों का रुख करने से डरती है, घबराती है, कतराती है, और अगर ऐसा है तो फिर एक बिना भय का माहौल देने के लिए क्या करना जरूरी होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। देश के ज्यादातर लोग अदालती कार्यवाही में जाने से बचते हैं। उनका मानना है कि कानून के पचड़े में पड़ने से उनका समय बर्बाद होगा, इसलिए वो मामलों को सहते रहते हैं। अगर आपकी भी सोच यही है तो ऐसे में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अदालत ऐसा मंदिर है जहां सभी वर्गों को एक समान देखा जाता है। अदालत लोगों को इंसाफ देती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इंसाफ पाना हर इंसान का अधिकार है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए, न ही इसे आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। सीजेआई ने ये बातें संविधान दिवस पर चल रहे एक इवेंट में कही हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों की कार्यवाही को आम जनता के लिए आसान बनाया जा रहा है, इसलिए अदालतें अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, और ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि कोर्ट के बंद कमरों में हो क्या रहा है। कोर्ट की मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कामकाज में जनता की भागीदारी को भी बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन की मदद से अपने फैसलों का रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का फैसला भी लिया है। पहले केस से लेकर 25 नवंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में 36,068 फैसले सुनाए हैं, जिसे ESCR पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिला अदालतों में कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होती है। ऐसे में सभी फैसले ESCR प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 25 नवंबर की शाम तक 9,276 फैसलों का हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, बंगाली और उर्दू सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सीजेआई ने कहा कि पिछले 7 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की अदालत के रूप में काम किया है। हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें यहाँ से न्याय मिलेगा। कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें लोग अपनी निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जवाबदेही, बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा, हाथ से मैला ढोने जैसे सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और यहाँ तक कि साफ हवा पाने के लिए कोर्ट के दखल की उम्मीद के लिए अदालत में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है जहाँ कोई भी नागरिक सीजेआई को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है। कुल मिलाकर कहें तो सीजेआई ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वो अदालतों में आने से डरे नहीं, साथ ही इसे आखिरी विकल्प के तौर पर ना देखें, क्योंकि न्याय पाने के लिए अदालत जाना पड़ता है और वहीं से आपको इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस पर हमने अपनी जनता से भी राय मांगी थी कि क्या उनको वाकई में लगता है कि आज की डेट में एक आम आदमी अदालतों का रुख करने में डरता है या नहीं। इसके बड़े दिलचस्प रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, उसको हम शो के दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे। आप भी सोशल मीडिया पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं ML लाहौटी सर, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। लाहौटी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। और स्ट्रेंथनिंग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये बड़ा पुराना चर्चा का विषय रहा है। इस पर बहुत सारे CJIs, जस्टिस लॉयर्स, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम में बहुत ही चर्चित विषय रहा है। इस बार जो CJI साहब ने कहा है कि लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, अभी भी सर ये कहने की स्थिति क्यों आन पड़ रही है? क्या एक जो वातावरण बनना चाहिए, एक आम आदमी बेझिझक बेहिचक अदालतों का रुख करे, वो वातावरण नहीं बना सर? वातावरण बना है, परंतु अभी पब्लिक को न्याय मिलने में देरी और महंगी, ये बहुत एक कष्ट वो है जनता को। जनता कचहरी में आना चाहती है, परंतु उन्हें लगता है कि इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए वो नहीं आती है। जब हम ये उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जब हम जल्दी हमारा केस निपट जाएगा, तो वो हर एक आदमी बेझिझक कचहरी में आएगा। लाहौटी सर, आपको क्या लगता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी और लेंदी प्रोसीजर है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, या डिले इन जस्टिस है? इस सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जो एक डेफिसिट बना हुआ है ट्रस्ट में अदालतों और आम आदमी के बीच में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है वो पूर्ण रूप से सही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, और यदि आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो कोई भी चीफ जस्टिस लंबे पीरियड के लिए नहीं बना। क्योंकि ये जुडिशियरी से शुरू से जुड़े हुए, इनके फादर भी हमारे चीफ जस्टिस थे करीबन 40 साल पहले, तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बहुत सराहनीय हैं। पहला कदम फॉर इंस्टेंस कि हाइब्रिड सिस्टम कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। ये सिस्टम एक्चुअल में वर्चुअल था कोरोना के कारण, किंतु कोरोना के बाद भी चीफ जस्टिस ने ये कदम उठाया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हो सकता है आसाम या अंडमान में क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यवाही के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, जितने बड़े बड़े केस सुप्रीम कोर्ट में अरसे से पड़े हुए थे, 9 जजेस, 7 जजेस, 5 जजेस बेंच के केसेस, जिनके कारण हाई कोर्ट में भी काफ़ी केसों की पेंडेंसी बढ़ गई थी, इन्होंने एक स्टेप लिया है कि उन केसेस की सबसे पहले प्रायोरिटी पर लिस्टिंग की है। तीसरी उपलब्धि यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 जजेस की है। बहुत अरसे तक आप लोगों ने, पत्रकारों ने, न्यूज़ चैनल ने ये चलाया है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के अंदर रस्साकसी होती थी अपॉइंटमेंट को लेके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की है कि अभी सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ में पूरे के पूरे 34 जज की इन्होंने जैसे भी हो अपॉइंट करवाया है। ये 3 उपलब्धि के अलावा आप लोगों ने देखा होगा कुछ अधीर लोग, कुछ जो देख नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पोर्टल या ऐसी व्यवस्था की है कि जो बोल नहीं सकता उसकी भी आवाज़ किसी एक माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, और जो सुन नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी व्यवस्था की है। ये बहुत बड़े बड़े कदम हैं। किंतु हाँ, अभी आपको आदिश ने जो कहा उससे मैं सीमित रूप में मानता हूँ उनकी बात भी। बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जस्टिस सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जरूर बहुत बदलाव हुए हैं, और जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा या पढ़ा होगा कि इस साल अभी तक अक्टूबर तक जितने केस फाइल हुए हैं
उनमें से 90 या 92% का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, ये उपलब्धि है। किंतु या जो प्रश्न उठता है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट में कितने लिटिगेंट आते हैं? लिटिगेशन है लोअर कोर्ट के अंदर, लोअर जुडिशियरी में, और उसके बाद हाई कोर्ट में। आपको मालूम है इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या परिस्थिति है, कलकत्ते हाई कोर्ट की क्या परिस्थिति है। इनको अरसों लग जाएंगे कितना भी बदलाव हो। और उसी तरह से यदि निचली अदालतों में जाएं, उनकी तो हाल बुरी नहीं, बदतर से बदतर है। तो इस परिस्थिति में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं उनका आह्वान करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि इस प्रकार के उन्होंने कदम लिए। लेकिन सर, एक रेंडरिंग स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस, अब ये एक इशू है जिसमें आपने जो तमाम उपलब्धियां गिनाई सीजेआई साहब की, ऐसा लग रहा है कि रेंडरिंग स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस को उन्होंने इंश्योर किया है। बट एक जो अभी भी बिल्कुल लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, नंबर 1, दूसरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एड्रेस जब तक हमने नहीं किया, मुझे लगता है कि हम शायद सही अदालत का जो जस्टिस सिस्टम है वो आम लोगों तक नहीं ले जा पाएंगे। उसका रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रिफ्लेक्शन देखिए, हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या उनको लगता है कि आज अदालतों में जाने से आम आदमी को डर लगता है या कम हुआ है। आप रिजल्ट देखिए, आप चौंक जाएंगे। एक तरफा रिजल्ट है। 91.1% लोगों का यह मानना है कि हां, न्याय के लिए अदालतों का रुख करने में आम आदमी को डर लगता है। सिर्फ 8.4% लोग ही ये थोड़ा सा भरोसा जता पा रहे हैं कि उनको डर इसमें नहीं लगता। ये पूरी जुडिशियल सिस्टम, हम ये तो नहीं कहते ये बहुत बड़ा पोल हमने करा दिया, एक छोटा सा ये हमारा पोल है, जितने हमारे दर्शक हैं जहां तक उनकी पहुंच है वहीं तक हम इसको पहुंचा पाए, लेकिन एक छोटा सा हमें नजरिया जरूर मिल रहा है। मैं हमारे दोनों गेस्ट से इस पर रिएक्शंस लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि ये डेटा क्या ऑल्टर हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं सर, मैं आऊंगा आपके पास। कोर्ट से मदद में कैसी झिझक, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है कि आम आदमी को कोर्ट का रुख करने में कोई भी शंका या झिझक नहीं होनी चाहिए। इसी पर हमने पोल भी कराया था, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या न्याय के लिए अदालतों का रुख करने में आम आदमी को डर लगता है? एक तरफा नतीजे हैं, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हाँ, आम आदमी को डर लगता है। ये 91% लोगों का मानना है, लगभग 9% लोग नहीं मान रहे। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ हैं और एमएल लाहौटी सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर आदिश, ये रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं सर, और स्थिति भी आपके सामने है। ये कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, जो कोर्ट कर सकती है, जैसे लाहौटी साहब ने, अभी हमारे बड़े भाई हैं लाहौटी साहब, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, कचहरी जो कर सकती है इससे ज्यादा कोर्ट नहीं कर सकती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो किया है इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। परंतु जो हमारा एक दिमाग में घुसा हुआ है, हमारे जो ये हैं जो लिटिगेंट्स हैं, उनके दिमाग में, क्योंकि ये इतने सालों पुरानी कहानी है, कि अभी जो चंद्रचूड़ साहब ने किया है उसमें थोड़ा जब दिखेगा, और अभी और अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। जब ये 3 जो मोदी सरकार ने जो बिल पेश किए हैं, जिसमें अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमारी एविडेंस हुई थी, और इस बार उस पे जो अभी ये सेशन चालू होगा, विंटर सेशन, उसमें मुझे लगता है वो पास हो जाएंगे। उसमें जो कोर्ट्स की तरफ से कुछ जजमेंट आने में और चीजों में जो टाइम लगता था, वो वाला उसमें अमेंडमेंट्स करके नए कानून बनाए गए हैं। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कोर्ट जो कर सकती थी वो सबसे ज्यादा चंद्रचूड़ साहब ने कर दिया। इससे ज्यादा इनको, जो हमारे लिटिगेंट के जो दिमाग में जो बात घुसी हुई, उसको और चेंज करने का कचहरी के पास और कोई प्रोविजन नहीं है। और जब ये अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, और अभी ऑनलाइन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी जब चालू हो जाएंगे सारी जगह, तो आप ये देखोगे कि जब रिजल्ट हमारे इफेक्टिवली रिजल्ट जल्दी आने लगेंगे, जजमेंट्स, तो विश्वास जनता का बढ़ेगा और जनता कोर्ट्स में आराम से आएंगी, और इससे हमारी न्यायपालिका की जो क्रेडिबिलिटी है कि भाई लेट होने की, वो वाली चीज खत्म हो जाएगी, और उसमें
समाज जब जल्दी से जजमेंट्स आएंगे जी। तो समाज में जो क्राइम करने वाले हैं उन पे भी एक लगाम लगेगी, और जो झूठे केस डालते थे कि 10,000 रुपए खर्च कर कर वकील साहब की फीस देकर और कोर्ट फीस लगा के 10-10 साल 20-20 साल वो मुकदमा दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा रख सकते हैं, कोई स्टे ले लेंगे कि इससे झूठे उनसे पैसे हटेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने ये मुद्दा यहाँ पर लेकर आए और मुझे ना यहाँ पर एक छोटा सा विंडो मिला है। मैं एक ऐसे सवाल की ओर रुख कर रहा हूँ जिस पे मैं आपका जवाब जरूर जानना चाहूँगा दोनों का। मैं लावटी साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें सर 2 पिलर्स हैं और मैं बड़ी लेमन भाषा में, बड़ी आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं कानून बहुत ज़्यादा जानता नहीं। एक आम आदमी के मन में 2 परसेप्शन है सर, इसके 2 पिलर्स हैं। एक जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंश्योर करता है फेयर ट्रायल, जो है हमारे लॉयर्स, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो लीगल गाइडेंस देते हैं, और दूसरा जो जजेस प्ले करते हैं इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग में, मेंटेनिंग ऑर्डर में, या इंटरप्रिटेशन में, या अप्लाइंग लॉ में। अब इन दोनों पिलर्स में हमने देखा, आपने दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि सीजेआई साहब ने कितने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन ये लीगल गाइडेंस का मसला है सर ज़्यादा, या ये डिसीजन मेकर्स का? यानी कि मैं एडवोकेट वर्सेस थोड़ा सा जजेस के टर्फ में घुसना चाह रहा हूँ। ये जो स्पीडी जस्टिस का सिस्टम है, कहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है सर? देखिए, इसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, जो हमारे अपील सिस्टम है, आप देखिए एक केस यदि जो लोअर कोर्ट से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अरसा बीत जाता है। हताश हो जाते हैं लोग कि 12 साल, 15 साल, 17 साल में फैसला नहीं होता। ये एक कारण है। इसके ऊपर अभी तक किसी सरकार ने या किसी कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिए गए। कोर्ट की तो सीमाएं लिमिट होती हैं, किंतु सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है कि क्यों 3-3, 4-4 अपील हो। अब ट्राइब्यूनल बनाए, एनसीएलटी बनाई, एनसीडीआरसी वगैरह बनाई, उसमें भी अपील असीमित है। इतनी अपील होने के कारण टाइम बहुत लगता है। तो पहला सुझाव और मेरे आग्रह रहेगा कि इसमें सरकार जरूर कुछ ना कुछ करें कि इतनी अपीलें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हम जो एडवोकेट्स हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने एडजर्नमेंट्स लिए जाते हैं। इसके ऊपर कोर्ट ने भी बड़ा रुख अपनाया है। जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो कोर्ट नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट में, आप कभी भी देखें उनके यहाँ यदि 20 या 30 या 40 केस हो, कोई भी केस को वो एडजर्न नहीं करते। उन्होंने कह भी रखा है कि दिस इज नॉट ए कोर्ट ऑफ एडजर्नमेंट। इफ योर केस इज लिस्टेड, यू आर सपोज टू कम प्रिपेयर्ड एंड आर्ग्यू द केस। यही रुख सब कोर्ट को करना चाहिए कि एडजर्नमेंट का पूर्ण रूप से समापन होना चाहिए। या बहुत रेयर केस में ये कहा जाए कि जो एक पार्टी है उसको एक बार ही एडजर्नमेंट का हक होगा और दूसरी पार्टी को एक बार, उसके बाद कोई भी परिस्थिति में कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगेगा। और तीसरा, हम जो एडवोकेट्स के फ़ी और एक्सपेंसेस हैं, मैं लोअर कोर्ट वगैरह की कोई जानकारी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करीबन 50 साल से कर रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप यदि देखें, आज फ़ी की कोई सीमाएं नहीं है। कई एडवोकेट्स हैं जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए पर हियरिंग में चार्ज करते हैं। तो एक जो सीमित व्यक्ति है जिसके पास इस प्रकार का कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या उसके पास पैसे नहीं होते, और उसके ऑपोजिट जो होता है, जैसे बिल्डर बायर के केसेस कर रहे हैं जिसमें मेरा इतना बड़ा रुख रहता है कि जो बिल्डर होता है बड़े से बड़े एडवोकेट को खड़ा करता है, और जब हम होम बायर की तरफ से करते हैं तो होम बायर के प्रति ये रहता है कि भाई इनके सामने हम कहाँ तक टिक पाएंगे। इसीलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आप देखें, वो 12 साल 14 साल तक लटक रखे। 2010 में जिन्होंने फ्लैट्स बुक कराए थे, अब 2023 है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पहल के कारण आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी वगैरह में बहुत बड़ा काम हुआ है जो पहले नहीं होता था। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बदलाव हो रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे लगता है कि डर जो है वो डर डिले का तो जो भी होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो मकड़ जाल है, लोग कोर्ट कचहरी नाम जब लेते हैं तो नाक बहुत सिकोड़ देते हैं अपने। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितना ज़्यादा सरल हो पाए, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे याद आ रहा है 2021 में देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना सर ने कहा था
कि आप इंडियनाइजेशन कीजिए कोर्ट्स का। आदमी डरता इसलिए क्योंकि उनको जजेस को देखकर डर लगता है, उनको कोर्ट रूम को देखकर डर लगता है। अगर आप उनकी भाषा में बात करें, उनके लिए एक माहौल बनाएं। आपको लगता है डॉक्टर आदिश कि सर जैसा कह रहे हैं कि कोर्ट का नाम सुनते जो सिरहन पैदा हो जाती है वो शायद इसलिए भी है कि कोर्ट अपने आप में अगर आप कोर्ट का नाम ले लेंगे, इतना इंटिमिडेटिंग कोर्ट एटमॉस्फेयर होता है कि आदमी डर जाता है। आपको लगता है सर ये ठीक किया जा सकता है? मेरा आखिरी सवाल। मैं ये डर की बात मैं नहीं मानता हूँ। बात जो है, जो एडजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडजमेंट की दिक्कत नहीं है, वहाँ एडजमेंट दी नहीं जाती है। जो लाहौटी साहब ने बिल्कुल सही कहा, परंतु एडजमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में जब गवाह नहीं आता है, गवाह नहीं लाते, गवाह इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि एक एक दिन में 10-10 केसेस गवाही के लगे हुए हैं, 10-10 केसेस आर्गुमेंट के लगे हुए हैं। तो उस पोजीशन में गवाह जब 2-3 बार आते हैं, उनकी हियरिंग नहीं होती है, तो वो गवाह आने से डरता है। जो क्लाइंट है, जो पार्टी है, वो ये देखता है कि भाई मैं 4 बार लाया गवाहों को और कोर्ट ने उनकी गवाही नहीं लिखी, क्योंकि कोर्ट ने गवाही किस लिए नहीं लिखी, 10-10 केस लगा दिए। ये जो कोर्ट मैनेजमेंट है, ये लोअर कोर्ट में नहीं होता है। वहां जो है एक ही बार जब तारीख गवाही की 3-3, 4-4 महीने के बाद की दे देते हैं, उससे घबराता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई घबराहट नहीं है। घबराहट केवल लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में है, क्योंकि वहां पर गवाही लिखी जानी है, आर्गुमेंट होनी है। 10 मुलजिम है, बिल्कुल सर। उसमें से एक मुलजिम नहीं आया, इसलिए कोर्ट में जो एडजमेंट हो गई। अब जो ये नए अमेंडमेंट जो मोदी सरकार लाई है, अब कोई मुलजिम नहीं आया जी, उसको, जो जेल में है मुलजिम, वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठ के उसकी हाजिरी लग जाएगी। ऑलराइट। जब वो चीज, यानी कि बदलाव आ रहा है। मैं सॉरी सर, आप दोनों को मैंने इंटरप्ट किया बीच में, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप लोगों को भी जाना है, बड़ा महत्वपूर्ण समय आप दोनों ने निकाला। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, ML लाहौटी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। चलिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और यहां पर एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है ऑपरेशन मूषक। 16 दिन बीत चुके हैं। उत्तरकाशी के टनल में 41 जिंदगियां फंसी हैं। हर संभव कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नाकाफी भी साबित हो रही हैं। चैलेंजेस लगातार आ रहे हैं। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इनको रैट माइनर्स भी अब सुरंग के भीतर घुस चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रैट माइनिंग क्या है, रैट माइनर्स कौन हैं जो एक एक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालेंगे बड़े माइन्यूट अभियान से। पूरी रिपोर्ट इसमें देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 जिंदगियां पिछले 16 दिनों से बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं। इनकी जान बचाने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, लेकिन किसी भी ऑपरेशन के पूरे सफल न होने के बाद तय हुआ है कि चूहों की तरह ही इस पहाड़ जैसी चुनौती का मुकाबला करना है, यानी रैट माइनिंग के जरिए 9 मीटर सुरंग खोद श्रमिकों की जिंदगियां बचानी हैं। इसके लिए रैट माइनर्स की टीम सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है। रैट माइनर्स क्या हैं, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल पतले से पैसेज में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहा जाता है। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। रैट माइनर्स को स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये रैट माइनर्स 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर ड्रिल करेंगे। साथ ही 2-2 के ग्रुप में टनल पैसेज में जाएंगे और बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को हाथों से अंजाम देंगे। सिलक्यारा टनल में अब मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम किया जाएगा वो रैट माइनर्स करेंगे। और ये रैट माइनर्स कौन है, किस तरह से ये ड्रिलिंग की जाएगी और जो मशीन यूज़ की जाएगी वो कैसी होगी, आपको सबसे पहले ये मशीन दिखाते हैं। इसको हिल्टी कहते हैं, जिसके ज़रिए मलबे में ड्रिल किया जाएगा, फिर मलबे को बाहर निकाला जाएगा और फिर आगे ड्रिलिंग का काम जो है वो किया जाएगा। ये काम बेहद जटिल और मुश्किलों से भरा है। मलबे की खुदाई करना है कितना चैलेंजिंग होगा। हमारे साथ ऐसे ही एक रैट माइनर है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सूर्या मोहन राय है। कहाँ से आए राय साहब आप? दिल्ली से। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर आप लोगों को जो काम दिया गया है, जो मिशन दिया गया, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ, हम लोग का पुशिंग का काम ही है। हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं ये सब काम, हम लोग कर लेंगे।
तो आप लोग अंदर जाके आप लोगों ने देखा है अभी किस जगह पर आप लोगों को काम करना है, वो पाइप देखा है? अब तो हम लोग जैसे कर किए हैं अभी तक, अभी जाएंगे अंदर, अभी तो अंदर गए ही नहीं, अब हम अंदर जाएंगे फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक 800 mm का पाइप है, उसमें जगह बहुत कम होगी, उसके अंदर जाके मलबा खोदने का काम आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग कर लेंगे उसके अंदर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये 41 जिंदगियां कहां फंसी हुई हैं। 41 मजदूर जिस टनल के अंदर फंसे हैं वहां करीब 2 किलोमीटर लंबी जगह है। सिलक्यारा की ओर 60 मीटर मलबा फैला हुआ है और इसी मलबे को हटाने का काम जारी है। एक तरफ खाना भेजने वाले पाइप हैं तो दूसरी तरफ रेस्क्यू वाली पाइप है। टनल की दूसरी ओर बड़कोट है। अब इस ओर से भी सुरंग खोदा जा रहा है। सिलक्यारा टनल के ऊपर बदलता मौसम भी चुनौती बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इन 41 जिंदगियों को बचाने के दौरान 4 बार ऐसा लगा कि बस अब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन बार बार बचाव का अभियान पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में अब रेड माइनर्स की मदद से मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं जी मीडिया संवाददाता अंजलि, जो बताएंगी ताजा हालात। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के 16वें दिन आखिरकार ऑगर मशीन का हेड जो पाइप के अंदर फंसा हुआ था उसको निकालने में रेस्क्यू टीम कामयाब रही है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी कि ऑगर मशीन के ब्लेड्स को तो पूरी तरह से पाइप से निकाल लिया गया था, लेकिन उसका हेड पाइप में फंसा हुआ था, जिसके चलते 1.9 मीटर तक के पाइप को काटना भी पड़ा था। राहत की खबर ये है कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इसके साथ पाइप्स को अंदर पुश करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। तकरीबन 0.9 मीटर तक का पाइप जो है वो मलबे में एक बार फिर से पुश किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जो है वो लगातार जारी है। अधिकारियों की से मिली जानकारी के मुताबिक अब जैसे जैसे मैनुअल ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ेगा, अगले जो 6 मीटर का हिस्सा होगा वो काफ़ी क्रूशियल हिस्सा माना जा रहा है। उसमें अगर किसी तरह का व्यवधान नहीं मिलता है तो ज़्यादा दूरी नहीं बचेगी मजदूरों तक पहुंचने में। हालांकि ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि किसी तरह का सीमेंटेड वर्क, गार्डर या सरिया, इस तरह की चीज़ें अगले 6 मीटर में मिले, उनसे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। मैनुअल खुदाई के ज़रिए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय काम कर रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से हो या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जिसको कि अब मैनुअली किया जा रहा है, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन जल्द से जल्द इस दूरी को ख़त्म किया जाए। हालांकि अभी इसमें वक्त और लग सकता है, इंतज़ार और करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार दिन रात रेस्क्यू टीम यहाँ टनल साइट पर तैनात है और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और अब बात चीन की, जहां एक बार फिर कोरोना वायरस जैसी दहशत लगातार फैलती जा रही है। यहां चीन के कई शहरों में रहस्यमयी बीमारी ने खास तौर से बच्चों को जकड़ लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर चीन पर लग गई हैं। भारत में भी चीन की इस रहस्यमयी बीमारी पर गंभीरता से नजर बनी हुई है। हालांकि चीन ये कह रहा है कि लॉकडाउन के बाद ये पहला एक्सपोजर है सर्दी का, तो ये सर्दी जुकाम के बढ़े हुए केसेस ही हैं। चीन के अस्पतालों में मानो एक बार फिर से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो रहे हों। बच्चों के मुंह पर मास्क बता रहा है कि ये किसी खास रहस्यमय बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इनका बुखार लगातार चेक हो रहा है, इन्हें मास्क पहनाया जा रहा है। करीब 3 साल पहले की कोरोना काल की याद ताजा हो गई है। आपको बता दें कि तेज बुखार के साथ मरीजों के फेफड़े फूल रहे हैं। हर रोज हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों के लक्षण भी एक जैसे दिख रहे हैं। हर रोज 7000 बच्चे अस्पताल में खांसी, गले में दर्द, खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन, तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से भर्ती हो रहे हैं। माता पिता जैसे तैसे अपने बच्चों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों में भीड़ लगाए हुए हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का इलाज पहले शुरू हो जाए। चीन में बीजिंग के बाद लायोनिंग प्रोविंस में भी अस्पताल में बच्चों की लाइन लगी हुई है। खास बात यह है कि इस बीमारी से ज्यादातर बच्चे शिकार हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को अच्छे से पता है कि 3 साल पहले कोविड का खतरनाक वायरस चीन में ही पैदा हुआ था, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। WHO ने चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी की गाइडलाइन बनाई है, जिसके मुताबिक समय पर टीकाकरण, बीमार लोगों से दूरी, आइसोलेट हो जाएं, जरूरी टेस्ट तुरंत कराएं, मास्क लगाएं,
चीन में कोरोना जैसी रहस्यमय बीमारी फैलने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है, जिसके तहत सभी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जी बिजनेस संवाददाता ब्रजेश कुमार ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से आईपीओ को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आपको सुनाते हैं विस्तार से। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से आईपीओ को लेकर हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार का सवाल। यूजुअली आप ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो और ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं या आपकी नज़र में होने चाहिए? क्योंकि आईपीओज़ की जब बात आती है तो एक ये लॉजिक होता है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड का आइडिया नहीं है, तो फिर वो कहाँ लगाएं पैसे। और वाकई में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड के ही भरोसे उन्हें रहना होगा या और कोई रास्ते सोचे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आईपीओ में हमारा ये कहना रहा है और हम फिर से कहते हैं कि जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म है वो इतना परफेक्ट नहीं रहता है। तो अगर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ख़रीदना होता है तो उसको बड़े तौर पे ख़रीदना है, फर्स्ट करो उसको 100 करोड़ 200 करोड़ का माल ख़रीदना है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है आपके और मेरे जैसे, उसको तो कुछ ही शेयर खरीदने, तो उसके लिए यही स्ट्रैटेजी बेटर रहती है कि वो आईपीओ को आने दें, प्राइस को सेटल होने दें, एक आध क्वार्टर देखें रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसके बाद देखें कि अगर इस कंपनी में पोटेंशियल है, इसकी इंडस्ट्री ऐसी है, ग्रोथ है, तो वो अपनी डिसीजन लेके वो सेकेंडरी मार्केट में आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका ऑर्डर साइज़ बहुत छोटा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नेसेसरीली आईपीओ में ही आए। जहाँ तक सेकेंडरी मार्केट का सवाल है, ऐसे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इक्विटी होल्ड करते हैं। आज के दिन में अगर आप देखें जो मिक्स है शेयर होल्डिंग का, कि जो ट्रेडिशनल है, हमारे प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग है, फिर एफपीआईज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल है, उसमें रिटेल का शेयर जो है एक्चुअली बढ़ा है। ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत हैं जो कि शेयर्स खरीदते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। वो स्ट्रैटेजी कहीं नहीं गई। उनको खुद डाइवर्सिफिकेशन करना है या उनको कुछ ही स्टॉक्स पसंद हैं और वो वही होल्ड करना चाहते हैं, वो उनकी डिसीजन रहती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रखते हैं और रख सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पे हमारा पीएमएस आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वहाँ पे जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, 50 लाख के ऊपर होता है, तो उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप की अप्रोचेस होती हैं इन्वेस्टमेंट में। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक सेट पैटर्न में आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल स्कीम्स आर परमिटेड एंड यू नो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन पीएमएस में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो अपने हिसाब से जो अप्रोच उनको पसंद है, वो भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स के तौर पे रहते हैं। तो और अगर उनको बॉन्ड्स खरीदने हैं तो बॉन्ड्स वो बहुत आसानी से होल्ड टू मैच्योरिटी कर सकते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ही ना हो कि अगर मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, मार्क टू मार्केट हो रहा है, उनको दिक्कत ही नहीं है, वो तो मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हैं। अगर आप हमारे रीट्स एंड इनविट्स देखें, एक्चुअली रीट्स एंड इनविट्स जो हमने साइज़ है यूनिट का उसको रिड्यूस किया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम आगे जाके दे सकता है। तो अगर आपने रीट में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट में इन्वेस्ट किया, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और ये तो खास करके इनमें ये खूबी होती है कि इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो आगे बढ़ के बढ़ता है, तो वो इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत प्रूफिंग हो जाती है जो दूसरे एसेट्स में गारंटी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, आपको नेसेसरीली एफएनओ ट्रेडिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मुंबई में ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पिछले साल इसके चलते करीब 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े चौंका सकते हैं। वहीं उत्तर भारत में भी बढ़ती ठंड में ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा दिया है। ऐसे में आज हम इसी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए करना क्या है। शुगर की बीमारी हो या हार्ट डिजीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या, खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान के चलते ये बीमारियां पहले तो चुपके से हमारी बॉडी में पैठ बनाती हैं, फिर दूसरी कई जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन जाती हैं। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। महानगरों में इनमें मामले तेजी से बढ़े हैं। खासकर मुंबई की बात करें तो ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डरावने हैं। बीएमसी की माने तो पिछले साल अकेले मुंबई में ब्रेन हेमरेज से मरने वालों का आंकड़ा 2500 के पार रहा। वहीं ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक रही। यानी पिछले साल रोजाना इन दोनों बीमारियों से 12 से अधिक लोगों की मौत हुई। दरअसल ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें मामूली फर्क होता है। आमतौर पर जब दिमाग की नसों में ब्लीडिंग होती है तो इसे हेमरेज, और जब दिमाग की नसें फट जाती हैं तो इसे स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन हेमरेज दुर्घटना या सिर में चोट लगने से भी हो सकती है। वायु प्रदूषण भी ब्रेन हेमरेज की एक बड़ी वजह बन सकता है। हवा में तैरते डस्ट और PM 2.5 पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाकर ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से बीपी बढ़ जाता है और जब ये अधिक बढ़ जाता है तो दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में समय पर उपचार नहीं मिलने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वहीं जब दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता और उसकी नसें फट जाती हैं तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। खासकर बीपी जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग की नसें दबाव नहीं झेल पाती और ये फट जाती हैं। खासकर ठंड के दिनों में खून की नसें सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर के बढ़ने का खतरा रहता है। इससे दिमाग की नसें फटने या उसमें ब्लॉकेज होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के लक्षणों की बात करें तो सिर में दर्द, उल्टी, शरीर के किसी हिस्से में लकवा मार जाना, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना, धुंधला दिखना, साफ नहीं बोल पाना, इनके कुछ अहम लक्षण हैं। वहीं चेहरे का सुन्न पड़ना और एक हाथ और पैर का कमजोर पड़ना ब्रेन स्ट्रोक के कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक से बचना है तो हमेशा अपना बीपी चेक करवाते रहें। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वजन कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान के साथ रोजाना एक्सरसाइज करने के साथ शुगर को कंट्रोल में रखें। कड़ाके की ठंड से बचें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन खतरों को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।